नमस्कार दोस्तों। आज काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करवाऊंगा कि इसको समझा कैसे जाए, कैसे बनता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में यूज़ की जाती है और एक कम्बिनेशन है राहु और केतु के द्वारा बनता है। कैसे बनता है और किस किस तरह से हमें इसको लेना चाहिए, ये आज थोड़ा सा करेक्टेड वे में राइटली कैसे इसको समझना चाहिए, कैसे बनता है, यह मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले जो नॉर्मली जनरली जब एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, तो उनको शुरुआती दिनों में यह बताया जाता है कि राहु और केतु के एक साइड अगर सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो ऐसा समझाया जाता है कि वह राहु और केतु के जब एक तरफ सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो राहु और काल सर्प दोष बन जाता है। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी बारीकी बताना चाहूँगा कि आपको इसको किस प्रकार से लेना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब राहु और केतु के एक्सिस में प्लैनेट आ जाते हैं एक साइड, तो वो राहु और काल सर्प दोष बनता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काल सर्प दोष बनेगा वो राहु से ही बनेगा। राहु और केतु के मध्य में जो सारे प्लैनेट आ जाते हैं, उसके मध्य में आने वाले प्लैनेट जब आएंगे सिर्फ राहु और केतु के अंदर, तब हम उसको काल सर्प दोष मानेंगे। अगर आप केतु से राहु के मध्य में देख रहे हो तो वो काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। सबसे पहले आपको यह पॉइंट नोट करना चाहिए। दूसरा, अगर राहु लगन से पहले 6 भावों में हो, लगन से राहु पहले 6 घर में होना चाहिए, तभी ही काल सर्प दोष बनेगा। दूसरा पॉइंट आपने नोट किया। काल सर्प दोष जब आपने देखना है तब यह देखिए कि ये राहु और केतु से देखना है आपने, केतु और राहु से नहीं देखना है। राहु और केतु के मध्य अगर प्लैनेट होंगे सभी प्लैनेट, तब इसको देखना है। दूसरा, राहु मस्ट बी इन फर्स्ट 6th हाउस ऑफ ए हॉरोस्कोप। ये दूसरा पॉइंट आपको नोट करके रखना है। तीसरा आपको यह समझना है कि जब कोई प्लैनेट राहु या केतु के साथ बैठा हो तो उसको काल सर्प दोष नहीं मानना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मानिए कि तुला राशि में राहु 15 डिग्री के बैठे हैं और चंद्रमा तुला राशि में ही 28 डिग्री के बैठे हैं, तो राहु की वक्र गति होती है। तो एक ही राशि में बैठने के कारण लोग बोल देते हैं कि ये भी राहु काल सर्प दोष के एक्सिस में आ रहा है। बट इधर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वक्र गति के चलने के कारण राहु पीछे की ओर चलेंगे, चंद्रमा आगे की ओर गति करेंगे, तो इस कारण से इसको हमने काल सर्प दोष में नहीं लेना है। चौथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि काल सर्प दोष अगर राहु केतु के एक्सिस से एक भी प्लैनेट बाहर आ जाता है तो बोला जाता है कि भंग हो जाता है या अद्र काल सर्प दोष होता है। लेकिन मैं आपको इसमें करेक्ट करना चाहूँगा, अगर राहु केतु को एक्सिस से जुपिटर प्लैनेट अगर बाहर हो जाते हैं तो आपको काल सर्प दोष का इफेक्ट नहीं होगा। और आप जहाँ इसको भी ऐसे ले सकते हो, अगर जुपिटर राहु केतु के एक्सिस से बाहर है और लगन को दृष्ट कर रहे हैं या लगन में बैठे हैं, राहु केतु के एक्सिस से बाहर निकलकर जहाँ लगन को दृष्ट कर रहे हैं या लगन में बैठे हुए, तब भी आपको काल सर्प दोष का इफेक्ट नहीं होगा। और ये 6 प्रकार से ही बनेगा। 6 प्रकार से, अगर राहु केतु 1 और 7 एक्सिस में बैठे हो, अगर राहु केतु 2 और 8 एक्सिस में बैठे हो, अगर राहु केतु 3 और 9 एक्सिस में बैठे हो, 4 और 10 एक्सिस में बैठे हो, 5 और 11 एक्सिस में बैठे हो, 6 और 12 एक्सिस में बैठे हो। कहने का तात्पर्य है आपको राहु और केतु के मध्य देखना है। काल सर्प दोष अगर बन रहा है, केतु और राहु के मध्य नहीं लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको काल सर्प दोष समझना चाहिए।
फिर से मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि सबसे पहले आप यह देखिए कि जो प्लैनेट है वो राहु से आपने देखना है। राहु से स्टार्ट करिए, देखिए कि कुंडली में राहु, वो भी लगन से पहले 6 घर में राहु की स्थिति अगर होगी और राहु के मध्य से अगर केतु तक आप देखोगे, अगर सभी प्लैनेट उसके बीच में आते हैं, तब वह काल सर्प दोष का निर्माण करेगा। दूसरा कि अगर राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, उनकी डिग्री को भी देखना है। तीसरा, अगर जुपिटर प्लैनेट अगर राहु केतु के एक्सिस से बाहर है, तब आपको काल सर्पदोष का इतना इफेक्ट नहीं होगा। अगर जुपिटर उसी के साथ लगन पे भी दृष्टि करते हैं, लगन को भी देखते हैं, तब भी काल सर्पदोष का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको यह समझना चाहिए। काल सर्प दोष यह नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि ये डाउनफॉल ही देता है, फ्रस्ट्रेशन ही देता है, या आप बोल सकते हो कि टेंशन ही देता है, या फेलियर ही देता है। समटाइम्स यह हमें देखना होता है कि दूसरे प्लैनेट्स भी किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उन्हीं के अनुरूप ही हमें यह प्रेडिक्शन करनी चाहिए। मेनली इसको मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, और पर्सनल रिलेशनशिप्स और मनी मैटर्स में भी समटाइम्स इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। वही बात मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा, यह देखना पड़ता है कि बाकी प्लैनेट की स्थिति भी कैसी है। दूसरा यह बताना चाहूँगा कि ये इसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो थ्रू आउट द लाइफ रहता है, चाहे दशा किसी की भी चल रही हो, बट राहु की दशा, अंतर दशा, सब पीरियड्स में यह ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।